हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये जो हमारा क्लास है लगातार कंटिन्यू जो है सीटेट के लिए चल रहा है, जिसमें पहले मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया, पेडागोजी का अलग से मैंने सिलेबस बताया कि पेडागोजी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फिर देन आपको मैंने बताया कि जो विषय वस्तु आपकी है, हर विषय वस्तु में कहाँ कहाँ से आपका एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है, ये मैंने बताया। तो विकास और वृद्धि का आपका हो चुका है, साइकोलॉजी में विकास और वृद्धि आपका हो चुका है, उसका बस आपका प्रैक्टिस करवाना है, बाकी थ्योरी उसका कंप्लीट हो चुका है एक ही वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण का आज हमारा पहला क्लास होने वाला है। जैसे मैं लिखवाया हूँ आपको उसमें क्या बोलते हैं सिलेबस में मतलब उसी के हिसाब से क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आपका जो प्रैक्टिस वाला है वो शाम तक वीडियो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस वाला। अभी आज फिर से हम दोबारा थ्योरी का ले लिए हैं क्या, शिक्षण का। तो हिंदी देखिए, हिंदी शिक्षण में है क्या आपका अच्छा, शिक्षण कहते किसे पहले है, सबसे बड़ी बात तो है शिक्षण कहते किसे, शिक्षण किसे कहते हैं। तो शिक्षण में आपको अच्छी तरह पता होगा, अगर आप पहली बार है तो सुन लीजिए कि शिक्षण में होता क्या है। शिक्षण मतलब होता है क्या, एक होता है शिक्षण मतलब क्या, सीखना। एक क्या होता है, सीखना, और दूसरा क्या होता है, सिखाना। दूसरा क्या होता है, सिखाना। दो चीज़ आप याद रखिएगा, एक होता है सीखना, दूसरा क्या होता है, सिखाना। फिर मैं आऊँगा भाषा पे ही। जो सीखना आपका होता है, सीखने वाला काम कौन करता है आपका, सीखने वाला काम करेगा कौन, आपका छात्र करेगा। सीखने वाला काम कौन करेगा आपका, सीखने वाला काम आपका छात्र करेगा, और सिखाने वाला काम आप क्या करेगा, अध्यापक करेगा। इतना आपको पता है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये दोनों सीखते कैसे हैं, ये सीखने और सिखाने का मतलब जब छात्र सीखेगा तो कैसे सीखेगा, या तो अवलोकन करके, क्या, या तो अवलोकन के माध्यम सीखेगा, या तो क्या सीखेगा, अनुकरण के माध्यम सीखेगा। दो तरीका है अभी फ़िलहाल इसको सीखने के लिए। जब बच्चा है तो हमें शिक्षण मतलब होता है सीखने सिखाने की पद्धति को हम कहते हैं शिक्षण। और एक सीखता है तो दूसरा सिखाता है, और जो सीखता है वो अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ठीक है। अब जब सीखने के लिए कोई ना कोई संकेत या कोई ना कोई चिन्ह होने चाहिए, तो वही संकेत और वही चिन्ह आपका क्या बन जाएगा, भाषा बन जाएगा। ठीक है, वही संकेत और वही चिन्ह आप क्या बन जाएंगे, भाषा बन जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से बात को हम स्टार्ट करते हैं। तो इतना आप याद रखिए, सीखने सिखाने की पद्धति को, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। और एक सीखता है तो दूसरा सिखाता है। जो सीखता है भैया उसको अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से, तो आप कह सकते हैं जो आपका छात्र है, जो बच्चा है, वो अवलोकन और अनुकरण के माध्यम से ही सीखेगा। और इसी के बाद आता है, सीखने के बाद होता है शिक्षण सहायक सामग्री। सब अब स्टेप बाय स्टेप इसके बाद का ही स्टार्ट होगा। देखिए भाषा किसे कहते हैं, मतलब जब कोई चीज़ आप जैसे कि कुछ अगर सीखना है चाहे सिखाना है, तो किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिखाना है तो कोई न कोई रास्ता चाहिए, और जिसको सीखना है उसे भी कोई न कोई माध्यम चाहिए सीखने के लिए। तो जो सीखने सिखाने का जो माध्यम होता है, देखिए शिक्षण कैसे होगा, सीखना और सिखाना। तो जो सीखने और सिखाने का जो माध्यम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से हम क्या कहते हैं, और भाषा क्या है, एक चिन्ह और एक संकेत होते हैं। मनुष्य संप्रेषण के लिए, संप्रेषण मतलब क्या होता है, भाषण देना, बोलना। संप्रेषण मतलब बोलना। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा जिस माध्यम का सहारा लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। मनुष्य संप्रेषण के लिए जिस माध्यम का सबसे ज़्यादा सहारा लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अभिव्यक्ति में सहायक, इसका मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति में सहायक मतलब मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान, कुछ हम जान रहे हैं तो आपको बता रहे हैं, आप कुछ जान रहे हैं मुझे बता रहे हैं, तो विचारों का जो आदान प्रदान होता है वही क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति में सहायक। अभिव्यक्ति मतलब आप अपने बारे में किसी को बताएंगे तो जिस माध्यम से बताएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा। आप अपने बारे में बताएंगे या बच्चे से
पूछेंगे कुछ तो बच्चा जब अपने बारे में बताएगा तो उसकी वही क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। कह रहा है भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तम प्राणी बन सका है। भाषा के कारण ही मनुष्य क्या है, उत्तम प्राणी बन सका है। अगला कह रहा है कि अपने विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाना, वही मतलब विचारों को आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, मतलब जिस माध्यम के जरिए, जिसके सहायता से हम अपने विचार आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अपने विचार मेरे तक पहुंचा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अच्छा, भाषा की प्रकृति कैसी होती है, भाषा की प्रकृति कैसी होती है इसके बारे में देखते हैं। भाषा की विशेषता और क्या, भाषा की विशेषता और क्या रखना इसमें, भाषा की विशेषता और प्रकृति और इसका महत्व सब एक ही में देख लीजिए। अब अलग अलग पढ़ेंगे। अगर आपका विशेषता से क्वेश्चन बनता है कि भाषा की विशेषता क्या होनी चाहिए, मतलब क्या होती है, भाषा की प्रकृति क्या होती है, इसका महत्व क्या है, तो सब इसी में काम आपका इतने से हो जाएगा। देखिए, भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचार विनिमय मतलब अपने विचारों को हम क्या करें, किसी तक पहुंचा रहे हैं। बात इतने निकल के आएगी बार बार, हम अपने विचारों को किसी तक पहुंचा रहे हैं तो उसे कहेंगे भाषा विचार विनिमय का साधन। आपके विचारों को किसी और तक पहुंचाने का एक साधन है। भाषा अर्जित संपत्ति, अर्जित संपत्ति मतलब आपका ये हो गया कि भाषा जो क्या होती है, ये अर्जित संपत्ति है। जैसे नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है। नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा जन्मजात होती है, ये उनके अंदर क्षमता पहले से ही होती है। तो ये कहेंगे कि जो भाषा अर्जित है, जो भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति मतलब ये आपको पूर्वजों से मिला हुआ है। ये कह सकते हैं कि ये पूर्वजों से आपको मिला है, आपके अंदर अंतर्निहित है। भाषा क्या है, आपके अंदर अंतर्निहित है। अच्छा, भाषा जन्मजात होती, किसने कहा था, नॉम चॉम्स्की। इस यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, कौन कहता है, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। जबकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा जो है समाज में हम अंतर क्रिया करके सीखते हैं। और वहीं पियाजे कहते हैं कि भैया पहले आता है विचार, फिर इसके बाद क्या आता है, भाषा। पहले क्या आता है, विचार, फिर उसके बाद भाषा। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं पहले आता है भैया भाषा, फिर इसके बाद विचार। और नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि ये भाषा जो है भैया जन्मजात होती है। अच्छा, अनुकरण का प्रमुख साधन है। अच्छा, किसी का आप नकल करेंगे तो नकल कैसे करेंगे, अनुकरण कैसे करेंगे, किसी का नकल करने के लिए क्या करेंगे, आपको भाषा की ज़रूरत पड़ेगी। हमने कुछ बोला तो आप उसी को रिपीट कर रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ फिर उसको आप क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो जिस माध्यम का हम सहारा लेते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अगला देखिए, ये जितना टॉपिक आपको दिख रहा है, मतलब जितना पॉइंट दिख रहा है 13, इसी में से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं से क्वेश्चन आपको, अगर भाषा से क्वेश्चन बनता है तो इतने से ही काम आपका हो जाएगा। भाषा का संबंध परंपरा से, अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि हमारे पूर्वजों से मिला हुआ है, ये जन्मजात है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक प्रक्रिया के तहत है। ठीक है, अब कह रहा है प्रत्येक भाषा की, ध्यान दुखी सुनिएगा, प्रत्येक भाषा की अलग से अपनी एक निश्चित संरचना होती है। मतलब जिसकी भी भाषा, जैसे कि आप तेलुगु हो गया, मराठी हो गया, आप इंग्लिश का ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, पहले जो ऋषि मुनि संस्कृत में अपना वाचन करते थे, तो कह रहा है कि सबकी, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से क्या होती है, संरचना होती है ये, और उसी पे क्या चलता है, ये चलता रहता है। अब ये कह रहा है कि भाषा की ध्वनियों, शब्दों व वाक्यों रचना में स्पष्ट होता है। तो हर भाषा की अपनी अलग से संरचना होती है। जब उसको बोला जाता है, जब उसको क्या किया जाता है, बोला जाता है, तो उसके ध्वनियों और शब्दों के जो वाक्य रचना है, किस तरीके से लिखा गया है, उससे ये स्पष्ट दिखाई देता है। मूल रूप से सदैव स्थिर होती है भाषा भैया, मूल रूप से सदैव स्थिर होती है। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज़, अगर आपको किसी को पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, हमने कहा भाषा स्थिर होती है। आप जैसे नाम एक ही है, भाषा क्या है, स्थिर। आप देखिए किसी का नाम से हम पुकारते हैं, नाम लेके, तो पहले अगर धीरे से बोलेंगे तो नाम वही आ रहा है भाषा में, तेज से बोलेंगे तब भी नाम वही है, और ऊंची आवाज़ में बोलेंगे तब भी नाम वही है। लेकिन आपके भाव क्या होते हैं, बस बदल जाते हैं। शब्द वही होते हैं, बस भाव क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है भैया कि भाषा जो क्या है, भाषा का मूल रूप स्थिर होता है। बाकी आप अपने संवेग के जरिए, आपके अंदर जो संवेग उत्पन्न होते हैं, उससे क्या होता है, उसका रुख थोड़ा सा बदल लेते हैं। लेकिन भाषा क्या होता है, स्थिर होता है।
ये हमने बताया स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। किससे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। जैसे बचपन में बच्चा क्या होता है, जब वृद्धि और विकास आप देखे होंगे तो उसमें बताया गया ना कि पहले बड़ी चीज़ों को सीखता है, फिर इसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट को जानना स्टार्ट करता है। तो इसी तरह पहले मम्मा का नाम, पापा का नाम, दादा का नाम या पूरा खाना हमको चाहिए, हमको पानी चाहिए, बोलना पूरा सीख लेता है। 1 से 5 तक कोनो ग्रामर और पढ़ाया उड़ाया नहीं जाता है। तो खाना चाहिए, पीना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ चाहिए तो पूरा सेंटेंस बच्चा बोलता है। तो क्या पूरा अगर एक वाक्य अगर बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य पूरा बोल रहा है, तो किस में आ जाएगा वो? स्थूल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा वो? स्थूल में। अब छोटे छोटे चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि मूल का मतलब क्या है, रूप से, सदैव, ये किससे किससे बना है, कौन कौन सी संधि है, कहाँ पे इसमें प्रत्यय लगा है, कहाँ पे उपसर्ग लगा है, तो वो किस में चला जाएगा? सूक्ष्म में चला जाएगा। उसके छोटे छोटे लेटर के बारे में हम जानना स्टार्ट कर दिए। कौन सी स्वर संधि है कि विसर्ग संधि, तब वहाँ पे स्थूल में नहीं, आप सूक्ष्म में चले जाएंगे। स्थूल में पूरा वाक्य को लेंगे। स्थूल मतलब पूरे वाक्य को पढ़ने से बस हमको भाव का पता चलता है, लेकिन सूक्ष्म में जब जाएंगे तो उसमें भाव का पता नहीं चलता है। कोई नियम कानून व्याकरण में चला जाएगा, जो कि 1 से 5 तक व्याकरण पढ़ाया नहीं जाता है। अगला कह रहा है भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। भाषा क्या है? गतिशील है और परिवर्तनशील है। संस्कृति धरोहर है, तो भैया इसी से बात जब परंपरा का हो गया तो संस्कृत धरोहर भी कह सकते हैं, पुराना ही है। शब्द एक मतलब दोनों का भाव एक ही है, दोनों का अर्थ भी क्या है? एक ही है, बस थोड़ा सा बात क्या है अलग लिखी हुई है। कह रहा मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। हमने अभी कल ही बताया आपको कि मानसिक, देखिए मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। अगर आप चिंता नहीं करेंगे तो आपका मानसिक और बौद्धिक क्षमता बढ़ेगा नहीं। जो चिंता करता है वही काम को आगे करने के लिए कंटिन्यू रखता है, और जो चिंता नहीं करेगा तो काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो उसके अंदर अनुभव नहीं आएंगे। जब अनुभव नहीं आएंगे तो क्या नई चीज़ों का विकास उसके अंदर नहीं होगा। तो हमने कहा मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है, और चिंतन भाषा अभाव में संभव नहीं है। चिंतन भाषा के अभाव में संभव नहीं है, और भाषा के अभाव में संभव नहीं है। हमने बताया कि भाषा के अपने क्या होते हैं? संकेत होते हैं। क्या होते हैं? अपने संकेत होते हैं, और क्या होते हैं? अपने चिन्ह होते हैं। तो ये भाषा के अभाव में चिंतन संभव नहीं है। चिंतन करने के लिए कोई ना कोई भाषा होनी जरूरी है। जब आपको भाषा ज्ञान रहेगा तभी आप चिंतन कर पाएंगे। चिंतन का टॉपिक पढ़ाएंगे एक बार पूरा अलग से, चिंतन का चैप्टर ही है। भाषा द्वारा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के रूपों का ज्ञान, मतलब आप जब भाषा मतलब जब सीखेंगे तो कुछ अनौपचारिक रूप से कराई जाती हैं, कुछ औपचारिक रूप से। तो औपचारिक और अनौपचारिक आगे हम पढ़ाएंगे। औपचारिक और अनौपचारिक थोड़ा सा जान लीजिए कि इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं? निश्चित होती हैं। इसमें क्या होती हैं? सारी चीज़ें निश्चित होती हैं। निश्चित औपचारिक में क्या होगा? निश्चित पाठ्य पुस्तक, निश्चित विषय विशेषज्ञ, निश्चित इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। और अर्जन क्या, ये क्या होता है? अनौपचारिक। आपको कहीं भी कभी भी किसी से जो चीज़ सीख लेते हैं वो क्या कहलाता है? अनौपचारिक। अन से अन, अन से आप निकाल के रखिएगा क्या? अर्जन। अन से क्या हो जाएगा आपका? अर्जन। तो अनौपचारिक हो गया अर्जन। तो कहीं भी कभी भी किसी से जो सीख लेते हैं हम, उसे हम अनौपचारिक या अर्जन कहते हैं। और किसी और के माध्यम की हमको ज़रूरत पड़ती है, किसी और की हमें ज़रूरत पड़ती है क्या करने के लिए? सीखने के लिए, सिखाने के लिए। और वो भी किसी और के सहायता से तो सीखते ही हैं, लेकिन एक निश्चित स्थान होता है, एक निश्चित विषय वस्तु होती है, सारा चीज़ मतलब फिक्स होता है कि पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा, पहले ये पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर हमारा क्या कहलाएगा? औपचारिक। आगे टॉपिक में आपको आएगा तो ये पूरा टोटल एक है ही, ये भी इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे बढ़िया से। बस इतना जानिए कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यम से क्या करते हैं? हम भाषा सीखते हैं। विद्यालय में जाने से पहले बालक अपनी भाषा पे पूर्ण अधिकार रखता है। आप अगर बच्चा आपकी स्कूल में आए तो वो कोरी पटिया नहीं है, अपने घर से अपने अनुभवों के साथ होता है। माँ बाप अपने आसपास इन्वायरमेंट और अपने आसपास के लोगों के बारे में वो जान रहा है कि कौन कौन सी सब्जी क्या होती है, हमारे आसपास के पेड़ पौधे क्या हैं। तो आप उसे ये नहीं कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल में आया तो एक कोरी पटिया मतलब उसे कुछ आ नहीं रहा है। उसको क्या है? उसके अंदर होता है विद्यालय में जाने से पहले बालक अपनी भाषा पे पूर्ण अधिकार रखता है, मतलब उसका पूरा उस पर कमांड रहता है कि हमको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। भले वो सही गलत का निर्धारण कर पाए या न कर पाए, लेकिन सेंटेंस वो बोलता है।
तो इसीलिए कहेंगे कि जब स्कूल में बच्चा आ रहा है तो उसका मतलब उसके ऊपर भाषा का अधिकार है। ये देखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन पूछता है, यहीं से अगर वहाँ भाषा से नहीं आया तो आप क्वेश्चन यहाँ से आएगा। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मातृभाषा की विशेषता, महत्व और इसकी प्रकृति क्या है। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो हम बोलचाल की जो हमारी भाषा होती है, लिखे हम शायद, मातृभाषा को स्थानिक भाषा, बोलचाल की भाषा, रोज़मर्रा की भाषा, दैनिक जीवन में जो दिनचर्या में यूज करते हैं वो भाषा हमारी क्या कहलाती है? मातृभाषा। मातृभाषा हम उसे कहते हैं कि हम जिस मोहल्ले में या जिस समाज में या जिस राज्य में रहते हैं, जो वहाँ की स्थानिक होती है, मतलब जो जैसे घर परिवार में बोली जाने वाली भाषा जो होती है, आस पास पड़ोस में बोली जाने वाली भाषा होती है, जो हमारे कस्बे हमारे गांव में जो बोली जाने वाली भाषा है, वही क्या कहलाएगी? वही हमारी क्या कहलाएगी? मातृभाषा कहलाएगी। और एनसीएफ 2005 कहता है, एनसीएफ 2005 कहता है भैया कि आपको जो है 1 से 5 तक के बच्चों को, उससे पहले वाले जो भी आंगनबाड़ी वाले भी हैं उनको भी क्या करना, उनके मातृभाषा में ही पढ़ाना है। क्योंकि जिस चीज़ का हमें ज्ञान होगा, अगर उसी से जुड़े कोई चीज़ पढ़ाया जाएगा तो चीज़ें हमको ज़्यादा समझ में आएगी। तो एनसीएफ कई बातों पर जोर देता है। एनसीएफ पढ़ेंगे हम लोग, अगर आप पढ़ना चाहते हैं अभी भी तो एनसीएफ चैनल पे है, जाकर वहाँ से एनसीएफ पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी एनईपी सब कुछ है वहाँ पे, पेडागोजी पहले से ही है। लेकिन अगर नए सीरियस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखते रहिए। मैं अगला वीडियो जैसे होगा ये शिक्षण में, उसी में हम क्या है एनसीएफ आपका पढ़ा देंगे। कहता है कि पूर्व ज्ञान से जोड़ के, एनसीएफ क्या कहता है? पूर्व ज्ञान से जोड़ के पढ़ाना है। और क्या करना है? मातृभाषा में उसको पढ़ाना है। किसमें? मातृभाषा में। और क्या करना है कि उसको मतलब सरोकार करना है, मतलब जो चीज़ें आसपास इन्वायरमेंट में हो रही हैं, इससे हमें लाभ क्या हो रहा है, इससे हमारी हानि क्या हो रही है, इसको कैसे बचाया जाए, इन सब के बारे में क्या करना है, बच्चों को 1 से 5 तक ये शिक्षा देनी है। अब ये कह रहा है कि ज्ञान उपार्जन, मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान उपार्जन, ज्ञान को बढ़ाने का सबसे सरल व सशक्त माध्यम है। सबसे सरल व सशक्त माध्यम है। मान लीजिए आप हिंदी जान रहे हैं, आप लोग हिंदी जान रहे हैं, भोजपुरी जान रहे हैं, अगर यहीं पे कहीं से कोई आ गया यही सब टॉपिक इंग्लिश में पढ़ाने लगा, अब पढ़ाने लगा खूब इंग्लिश में, 10 मिनट अधिक से अधिक 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आप छोटे क्लास क्या होंगे? बाहर चले जाएंगे। है रहेगा यही चीज़, लेकिन 10 से 15 मिनट बाद क्या होगा? क्लास छोड़ के आप बाहर चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि उस भाषा ज्ञान आपको नहीं है। अगर वही आपके भाषा में बोला जाए, जो चीज़ आप जान रहे हो उस हिसाब से बताया जाए, तो आप इंटरेस्ट लेंगे और क्या करेंगे? बैठ के पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। मतलब बालक का जो संपूर्ण विकास हो रहा है, विकास आप पढ़ ही चुके हैं, विकास क्या था? वृद्धि और विकास। तो बालक के संपूर्ण विकास में क्या करता है? बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व। अच्छा, व्यक्तित्व मतलब होता क्या है? व्यक्ति और व्यक्तित्व में बहुत डिफरेंस होता है। व्यक्ति मतलब जो नॉर्मल आदमी होता है उसे क्या कहते हैं? व्यक्ति। और व्यक्ति के अंदर जो गुण पाए जाते हैं, उस गुण के वजह से उस व्यक्ति को हम याद करते हैं, तो कहीं क्या हुआ? व्यक्तित्व है। जैसे भारत के महान व्यक्तित्व है, भारत के महान व्यक्तित्व में किताब में जितने भी महापुरुष हैं, किसकी वजह से उनको याद किया जाता है? उनके गुण की वजह से याद किया जाता है कि उन्होंने ये काम अच्छा किया, उन्होंने ये काम अच्छा किया, तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तित्व। और उस समय बहुत लोग रहे होंगे, लेकिन सबको क्या है? व्यक्ति के नाम से जाना गया। लेकिन जो उसमें से निखर के बाहर आते हैं, जिनके अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है, जिस गुण की वजह से हम उन्हें याद करते हैं, वही हमारा क्या कहेगा? व्यक्तित्व। तो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में मातृभाषा क्या होती है? सहायक होती है। सृजनात्मक शक्ति का विकास। आपको हमने कोई टॉपिक दिया कि बताइए पर्यावरण के बारे में बताइए, ठीक है ना? हम ये कह दिए कि पर्यावरण, सही लिखा हो, पर्यावरण के बारे में बताइए, तो पता क्या होगा? पर्यावरण के बारे में बताइए। तो आपको अगर मैं कह दूँ पर्यावरण के बारे में बताइए, तो आपको हमने माइक देते मतलब ऐसे ही खड़ा करा दिया कि बताइए पर्यावरण क्या है, क्या इससे लाभ है, क्या हानि है। आप वहीं पे आपको कह दिए इंग्लिश में बताइए, तो आधा लोग का हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है? आप कहेंगे खड़ी हिंदी में बताइए, तो कुछ लोग का हिम्मत करी, कुछ लोग का हिम्मत अभी भी डाउन है। तो कि भैया जैसे मन करे वैसे बताओ पर्यावरण, फिर देखिए आप तैयार हो जाएंगे। मतलब अगर आपको अपनी मातृभाषा में कुछ करने की आज़ादी मिलेगी, तो जितना हम सोच रहे हैं आप उससे ज़्यादा कर जाएंगे।
हमको ज्ञान रहता है कि क्या है सही क्या है गलत, लेकिन हम बोल नहीं पाते समाज में क्योंकि हमको पास भाषा ज्ञान नहीं है। लेकिन जहाँ लगता है कि भैया भोजपुरी में ठीक है बोला, हिंदी में बोलिए, तो वहाँ पे क्या है खूब दहेड़ के बतिया लेंगे, बोल देंगे। लेकिन जब वही बात आएगी भैया प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश में बोलना है, थोड़ा आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है, तो वहाँ घबरा के आधा ज्ञान क्या होगा आपका खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि अगर मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। वो रचनात्मक तरीके से चीज़ों को क्या कर सकता है, सोच सकता है, रचनात्मक चीज़ों को मतलब एक नई चीज़ की उत्पत्ति कर सकता है। ये आप याद करके रखिएगा, कहीं ना कहीं कम से कम 3 क्वेश्चन में ये देखने के लिए मिलेगा सृजनात्मक शब्द। और सृजनात्मक शब्द मतलब होता है क्या, नए चीज़ों की उत्पत्ति करना। इसका हम कई नाम देख सकते हैं, अन्वेषण कह सकते हैं, अन्वेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब सृजनात्मक, रचनात्मक, अन्वेषण, खोज करना, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, सृजनात्मक के अंदर, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य आधार है। जब हमने बताया ना, जब छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो जो उनकी मदर टंग है, जो उनकी मातृभाषा है, उसी भाषा में उसको पढ़ाना स्टार्ट करिए। पता चला छोटा लड़का है, उसको अगर अंग्रेजी में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, घर पे अपने भोजपुरी बोल के आया है, वो हिंदी थोड़ा थोड़ा सीख जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो पहले वो जो चीज़ जान रहा है अगर उसी से जोड़ के उसको पढ़ाएंगे तब तो इंटरेस्ट लेगा, जब इंटरेस्ट लेगा तब तो रुकेगा, और जब रुकेगा तभी कुछ सीखेगा, नहीं तो सीखेगा नहीं। तो सबसे पहले आप कोशिश करिए क्या करने के लिए, उसे रोकने की, उसको उसके अंदर रुचि जगाने की कोशिश करिए पहले, कि वो थोड़ा इंटरेस्ट ले इसमें। जब इंटरेस्ट आप किसी खेल में लेते हैं तब उसमें ज़्यादा सीख पाते हैं। अगर आपका मन ही नहीं है खेलने में तो क्या देखेंगे, 10 मिनट 15 मिनट देख के क्या करेंगे, वहाँ से उठ के चले जाएंगे। ये कह रहा है कि मनुष्य, देखिए ये कह रहा है मातृभाषा है मनुष्य की स्मृति। स्मृति मतलब होता है याद, ठीक है। मातृभाषा में जो लोगों की जो भी याद करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। मातृभाषा में मनुष्य की स्मृति बिंब अधिक सुरक्षित, मतलब मातृभाषा में उसके मस्तिष्क में जो चीज़ें लंबे समय तक के लिए क्या होती हैं, सुरक्षित, पल्लवित मतलब याद रहती हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो वो आपकी मातृभाषा में ही याद रहेगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफिनेशन याद करना याद करते हैं, कल याद करते हैं, 2 दिन बाद 10 दिन बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर वही कोई हमारे व्यवहार में उतार के, कोई हमारे दैनिक जीवन में उतार के, व्यवहार में उतार के समझाए तो काफ़ी लंबे समय तक के लिए क्या होता है, हमको याद रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि मातृभाषा में क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, जिससे क्या हो, सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता बच्चे की बढ़ेगी, ठीक है। और मातृभाषा में ही जो चीज़ उसको याद होगी वो लंबे समय तक के लिए क्या होगी, उसके मन मस्तिष्क में अस्थायी रूप से पड़ा रहेगा। अपने परिवेश का बोध, अपने आसपास का जो होते हैं लोग, पास पड़ोस का जो पेड़ पौधा, जो खेत खलिहान, जो मतलब पड़ोसी हैं, जितने भी गाय भैंस बकरी चाचा बुआ, वो सब कैसे होता है, उसके मातृभाषा से ही उसका बोध होता है, मतलब ज्ञान होता है। बच्चे अपने मातृभाषा से क्या है, उन सबका बोध करते हैं। उन सबका बोध मतलब क्या होता है, ज्ञान, उनका ज्ञान जो उनके मातृभाषा में ही होता है। मातृभाषा में सोचने समझने तर्क और वितर्क करने की क्षमता क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। यही लाइन आपको पूछेगा ज़्यादातर। मातृभाषा में सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब आपके सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़ गई तो आपके अंदर सृजनात्मक, रचनात्मक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाएगा। और जब ये सब आ गया तो आप नई चीज़ की उत्पत्ति कर सकते हैं, नई चीज़ का निर्माण कर सकते हैं। पता चला कि हमको तो आ रहा है ये सब ऐसे ही नट बोल्टू कसना है, लेकिन वहाँ 2 लोग के साथ वो अपना एकदम इंग्लिश में चापे हुए हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, कोई नट कसने के लिए कह रहा है कि बोल्ट क्या करने के लिए कह रहा है, हम खड़े बस देख रहे हैं। होगा ना, जब वो कसना स्टार्ट किया, ओह तो यही करना था, तब आप स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना आप रुके थे ना, कुछ देर तक क्या हुआ था, आपका विकास रुका हुआ था। ये कह रहा है कि हमारे मानसिक बौद्धिक विकास में सहायक होती है, मतलब हमारे मस्तिष्क को बढ़ाने में क्या होती है, सहायक होती है। ये टॉपिक आपको कल बताएंगे हम, अधिगम और अर्जन क्या होता है, ठीक है। आज बस इतना ही। तो आशा करता हूँ दोस्त चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और आपको इसका PDF भी दोनों को एक साथ हम दे देंगे। और शाम के टाइम आपका क्या हो जाएगा, आपका शाम को प्रैक्टिस ले लेते हैं विकास और वृद्धि का, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए भैया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।